नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 27 दिसंबर 2020 के डेली करंट अफेयर्स बर्निंग न्यूज़ डिस्कशन में आपका स्वागत है। थोड़ी सी लेट हो गई ये वीडियो, बट ठीक है। थोड़ा मैं बाहर हूँ, सिटी में नहीं हूँ, मुंबई में नहीं हूँ, तो उसकी वजह से वीडियोस को अपलोड करने में समय लग रहा है। पहला आर्टिकल, फार्मर यूनियंस टू रिज्यूम टॉक। देखिए, बहुत लंबे समय से एजिटेशन चल रहा है। बहुत लंबे समय से सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि हम फार्मर्स के साथ थोड़ी बहुत बातचीत करना चाहते हैं। फार्मर ऑर्गेनाइजेशन उतना ओपनली बातचीत कर नहीं रहे हैं। फाइनली अब एक ज्वाइंट फ्रंट है फार्मर यूनियंस का, जिसका नाम है संयुक्त किसान मोर्चा। संयुक्त किसान मोर्चा ने भी रिसेंटली सैटरडे को बोला है कि ठीक है भाई, हम इस बात को मानते हैं कि सेंटर के साथ बातचीत करने में ही कुछ होगा। अगर हम अपना पकड़ अगर हम अपना पकड़ के बैठ जाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे संयुक्त किसान मोर्चा ने बोला कि सेंटर के साथ बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पे संयुक्त किसान मोर्चा ने यह भी बोला कि हम अपना 4 पॉइंट एजेंडा चलाएंगे। उस 4 पॉइंट एजेंडा में हमारी ये डिमांड तो है ही कि जो 3 फार्म बिल्स आपने पास किए इनको कैंसिल करिए। कहीं ना कहीं आप लीगल गारंटी लेके आइए मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए। इन सब चीजों को तो हम आगे लेके आएंगे। फार्मर से बोल रहा है, सेंटर ये बोल रहा है कि ठीक है, बातचीत कर सकते हैं। एकदम से आप बोल दो कि हम एमएसपी को लीगलाइज कर दें, हम फार्म बिल्स पीछे ले लें, तो वो हम भी नहीं करेंगे। तो सेंटर और फार्मर्स के बीच में एक टसल की स्थिति है। बातचीत शुरू हो गई है, अब देखते हैं बातचीत कितने समय में रिजॉल्व होती है। उसके साथ साथ ये जो साथ बैठ के बातचीत करेंगे फार्मर और सेंटर, यहाँ पे केवल फार्म लॉस और एमएसपी पे बात ना होकर कुछ और चीजों पे बात करी जाएगी। जैसे कि रिसेंटली सरकार ने भी कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज ऑर्डिनेंस 2020 लेके आया था। जब ये ऑर्डिनेंस आया था ना, तो भाई देश के लोग और खासकर दिल्ली के लोग बहुत खुश हुए थे। क्यों खुश हुए थे? क्योंकि दिल्ली में जो इतनी गंदी हवा है, इस गंदी हवा को ठीक करने की काबिलियत थी इस कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट में। अब प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि देखिए, जब भी आप कोई अच्छी चीज करने जाओगे उससे कुछ ना कुछ लोगों को नुकसान होगा। स्टबल बर्निंग के बारे में आपने सुना होगा। दिसंबर जनवरी के महीने में दिल्ली की हवा एकदम काली हो जाती है, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि आसपास के जो एग्रीकल्चरल स्टेट्स हैं और इंक्लूडिंग दिल्ली के जो आउटस्कर्ट्स के एरिया है, वहां पे एग्रीकल्चर में राइस और चावल की खेती में जो धान होता है ना, उस फसल को काटने के बाद उस धान को जला देते हैं फार्मर्स, जिसको बोला जाता है स्टबल बर्निंग। और उसके चलते बहुत पॉल्यूशन होता है हवा का। तो इस पॉल्यूशन के ऊपर कंप्लीट बैन लगा रहा है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। साथ साथ जो लोग स्टबल बर्निंग कर रहे हैं उनको सजा दी भी जाएगी। साथ साथ कहीं ना कहीं अल्टरनेट मेथडोलॉजीज ऑफ ट्रीटिंग दैट स्टबल भी अवेलेबल कराने जाएंगे। अब यहां पे फार्मर ये बोल रहे हैं कि भाई स्टबल बर्निंग तो हम करेंगे और हमें करने दो। अब ये सस्टेनेबल नहीं है, इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल नहीं है ये चीज कि आपको स्टबल बर्निंग करने की परमिशन दे दी जाए। तो इसके ऊपर भी बातचीत होगी जब फार्मर्स सेंटर बैठ के बात करेंगे। फिर भाई ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 में सरकार ने जो भी नियम कानून, जो भी प्रोविजंस जोड़े हैं, उन प्रोविजंस को भी थोड़ा रिलैक्स करने की मांग कर रहे हैं फार्मर्स। फार्मर्स कह रहे हैं कि आप ये जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल लेके आ रहे हैं इसको वापस लीजिए। फार्मर के डर क्या है, ये हम कई बार बात कर चुके हैं। सेंटर का जो वीट और पैडी प्रोक्योरमेंट है, तो भाई सेंटर ने अगर एमएसपी के अंदर वीट और पैडी प्रोक्योरमेंट कम कर दिया तो पंजाब के किसानों को नुकसान होगा। फिर भाई इन फार्मर्स को यह भी लगता है कि जो सेंट्रल एजेंसीज है जैसे कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये अपने फूड प्रोक्योरमेंट टारगेट को कम कर देंगे। आपको पता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस के अंदर जो भी धान खरीदा जाता है वो पीडीएस के ये एफसीआई के गोडाउन में चला जाता है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का गोडाउन बोला जाता है इसको, पीडीएस का भी गोडाउन बोला जाता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का भी गोडाउन बोला जाता है। अलग अलग जगह पे इनके अलग अलग नाम होते हैं। कहीं कहीं पे सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, कहीं कहीं पे स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। अब बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे किसानों को ये भी लग रहा है कि भाई कहीं पीडीएस सिस्टम को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के साथ ना जोड़ दे सरकार। मतलब कि आप मान लीजिए एक पीडीएस की शॉप में चावल लेने गए, तो किसी स्कीम के अंदर बहुत सारी स्कीमें चल रही सरकार की, तो पीडीएस के अंदर जो बिल्कुल ही गरीब लोग हैं, मान लीजिए वो चावल लेने गए, अब चावल मिल रहा है वहां 2 रुपए किलो, 1 रुपए किलो, 5 रुपए किलो। नॉर्मल अगर आप मार्केट में चावल लेने जाएंगे तो कम से कम 25 रुपए किलो का मिलेगा। तो ऐसे केसेस में किसानों को यह लग रहा है कि हो सकता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को चावल में भी ले आया जाए। कहने का मतलब क्या है कि मार्केट रेट पे यानी 25 रुपए प्रति केजी पे वो लोग उस चावल को खरीदें, और बाद में पीडीएस के अंदर अगर 2 रुपए प्रति केजी था और मार्केट में अगर 25 रुपए प्रति केजी था, तो बचा हुआ 23 रुपए उस फार्मर के अकाउंट में या उस पर्सन के अकाउंट में जो कि इस चावल को खरीद रहा है पीडीएस शॉप से, सीधे सीधे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो किसानों को डर है कि भाई ये जो फार्म बिल्स आ रहे हैं इससे इस प्रकार की चेंजेस सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, इसलिए भी इतना बवाल कर रहे हैं। पीडीएस सिस्टम पूरे के पूरे एमएसपी से खरीदे गए क्रॉप्स पे चलाया जाता है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर जो धान बिक रहा है वो धान केवल सरकारी अफोर्ड कर सकती है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स उसको उस दाम पे खरीदने वाले नहीं है, और इसीलिए यहाँ पे ये फार्मर्स इतना एजिटेशन कर रहे हैं। तो ये सब बातें यहाँ पे बोली गई हैं, ठीक है भाई।
जनरल स्टडीज पेपर 3 में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड इश्यूज एंड रिलेटेड कंस्ट्रेंट्स में ये चीज आपको काम आएगी। विद इश्यूज रिलेटेड टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज एंड मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस, इसमें भी ये काम आएगी। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शनिंग, लिमिटेशंस एंड रिवैम्पिंग, इसमें भी ये चीज काम आएगी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पर लाइक का बटन, अगर अब तक आपने चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। मेरे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को देखने के लिए और मुझे हेल्प करने के लिए आप ज्वाइन बटन दबा के चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपके जेन्युइन डाउट्स जवाब दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको इस लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। फिर भाई वायरस वेरिएंट एडवांस टेस्ट ऑन 5% पॉजिटिव सैंपल्स। देखिए नेशनल टास्क फोर्स जो बनाई गई है इंडिया में कोविड-19 से लड़ने के लिए, उस नेशनल टास्क फोर्स ने रिकमेंड किया कि भाई अभी के लिए हम जो स्ट्रेटजीज अपना रहे हैं, सर्वेलेंस स्ट्रेटजीज अपना रहे हैं कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए, उसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। उसमें हमको इनहैंस्ड जेनोमिक सर्वेलेंस करना पड़ेगा। अभी ये जेनोमिक सर्वेलेंस, जेनोमिक सीक्वेंसिंग क्या होती है ये भी मैं आपको बताता हूँ। रीजन क्या है आपको पता है, कोरोना का N501Y जो स्ट्रेन था वो यूके में फैल रहा था और उसके बाद यूके से फ्लाइट बैन लगा दिया गया। हालांकि उसके बाद भी यूके से कुछ पैसेंजर्स तो आए ही हैं इंडिया में, तो उन पैसेंजर्स में कोविड के टेस्ट कराए जा रहे हैं। देखा जा रहा है कि क्या उनमें N501Y का स्ट्रेन मिला है, कुछ लोग जो पॉजिटिव आए उसमें मिला भी है। तो यहाँ पे जेनोम सीक्वेंसिंग करी जा रही है। जेनोम सीक्वेंसिंग का मतलब क्या हो गया कि वो जो वायरस का जीन है, उस वायरस के जीन के स्ट्रक्चर को पढ़ना। देखिए ये जो N501Y वाला जो वेरिएंट है उसमें बहुत सा म्यूटेशन हुआ है। वो म्यूटेशन, अब देखिए हम म्यूटेशन को एक समझते हैं, लेकिन एक वायरस का जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है अगर वो रीस्ट्रक्चर होके किसी और फॉर्म में बदल रहा है तो उसमें बहुत सारी जगहों पे म्यूटेशन हो सकता है। जैसे कि N501Y वाले वेरिएंट में 14 नॉन सिनोनिमस म्यूटेशंस दिखे जिसमें अमीनो एसिड्स को अल्टर किया गया, 6 सिनोनिमस म्यूटेशंस दिखे जिसमें नॉन अमीनो एसिड को अल्टर किया गया, 3 डिलीशंस दिखे यानी 3 मेन स्ट्रक्चर्स उसके मिसिंग दिखे, 8 म्यूटेशंस उसके स्पाइक एस जीन में हुए। और स्पाइक एस जीन क्यों है? क्योंकि ये रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन के साथ रिलेटेड है। ये सब वर्ड्स आई होप आपको नहीं समझ में आ रहे होंगे, मुझे पता है नहीं समझ में आ रहे होंगे। म्यूटेशन पे मैंने एक वीडियो बनाई है, म्यूटेशन, मेरे नाम हर्षित द्विवेदी के साथ यूट्यूब में सर्च मारिए, आपको वो वीडियो मिल जाएगी, आप उसको भी देखिए। ACE2 रिसेप्टर्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? वायरस जिस जगह पे एक ह्यूमन की बॉडी में रेस्पिरेटरी सेल्स में एंट्री मारता है उसको ACE2 रिसेप्टर्स बोलते हैं, जो कि है रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन, जहां पे आपका स्पाइक एस जीन होता है। ठीक है भाई, तो ये सब चीजें हैं यहाँ पे बताया जा रहा है। तो मिनिस्ट्री यहाँ पे एक स्टडी कर रही है, डिटेल्ड स्टडी कर रही है, और इस डिटेल स्टडी में मिनिस्ट्री म्यूटेशन को प्रॉपर तरीके से स्टडी कर रही है। जेन्यूम सीक्वेंसिंग हो रहा है। जेन्यूम सीक्वेंसिंग मतलब कि भाई उस वायरस में किस प्रकार से चेंजेस आ रहे हैं और उससे रोकने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। अभी उसके रोकने के लिए तो क्या क्या किया जा सकता है उसके लिए तो दुनिया भर में रिसर्च चल रही है, लेकिन सबसे बेस्ट जो रिसर्च होती है इस चीज को रोकने के लिए वो है कि भाई आप जो भी फिजिकल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, जो टाइम टेस्टेड मेथोडोलॉजीज मानी जा रही हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मास्क पहनना, हैंड को लगातार साफ करना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, ये सब चीजें इस वायरस के वेरिएंट को रोकने में सबसे ज्यादा पोटेंट है। उसके बाद वैक्सीन तो देखिए मैटर करती है, एक अच्छी वैक्सीन इस वायरस को जिस लेवल तक हरा सकती है उसमें तो नो डाउट है, बट बाकी जो सोशल डिस्टेंसिंग की मेथोडोलॉजी है उसको अडॉप्ट करने में फायदा ज्यादा है। ठीक है भाई, तो जेनोम सीक्वेंसिंग ऑफ कोरोना वायरस, पूरी दुनिया भर में इस कोरोना वायरस की जेनेटिक कंपोजिशन को पढ़ा जा रहा है, क्योंकि इस जेनेटिक कंपोजिशन को पढ़ने से ही आप वैक्सीन डेवलप करोगे। अभी N501Y के भी जेनेटिक वेरिएशन को पढ़ा जा रहा है और देखा जाएगा कि जो नॉर्मल वैक्सीन बनाई गई है वो किस हद तक इफेक्टिव है इससे लड़ने के लिए। ठीक है, अगर आप कोरोना वायरस के जीन कंपोजिशन को देखो और इन्फ्लुएंजा वायरस के जीन कंपोजिशन को देखो तो दोनों के जीन कंपोजिशंस थोड़े अलग अलग हैं। हर वायरस का अपना एक यूनिक जेनोम सीक्वेंस होता है, उसके हिसाब से वैक्सीन बनाई जाती है। तो पुरानी इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन को अल्टर करके, ट्वीक करके नोवल कोरोना वायरस की वैक्सीन भी इसी बेसिस पे बनाई जा रही है। तो जेनोम सीक्वेंसिंग में की बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पढ़े जाते हैं वायरस का। विरुलेंस मतलब वो किस हद तक वो वायरस डेंजरस है, उसकी ट्रांसमिटेबिलिटी क्या है, इन्फेक्टिविटी क्या है, मतलब कितना वो इन्फेक्ट कर सकता है, उसके बाद उसकी सीवियरिटी क्या है, ये सब कुछ जेनोम सीक्वेंसिंग में पढ़ा जाता है। जनरल स्टडीज पेपर 2 में इश्यूज रिलेटेड टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर सर्विसेज रिलेटिंग टू हेल्थ में ये चीज आपको काम आएगी। फिर एक छोटी सी न्यूज है, न्यू स्पेशीज ऑफ सनरोज फाउंड इन ईस्टर्न घाट्स। देखिए बोटेनिस्ट को एक वाइल्ड सनरोज की नई स्पेशी मिली है ईस्टर्न घाट्स में, जिसका नाम है पोर्टुलाका लालजी। ये पोर्टुलाका लालजी नाम की जो नई स्पेशीज है वो प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश से मिली है। उसमें कुछ स्पेसिफिक फीचर्स हैं जैसे कि ट्यूबरस रूट्स, नो हियर्स इन इट्स लीफ एक्सिस, रेडिश पिंक फ्लावर, प्रोलेट शेप्ड फ्रूट्स एंड कॉपर ब्राउन सूट्स विदाउट लस्टर। तो ये सब उसमें पाए गए हैं। इनका जो कलर है वो रेडिश पिंक है। ठीक है भाई,
इनका नाम क्या रखा गया? पोर्टुलाका लालजी नाम रखा गया टू ऑनर द कंट्रीब्यूशन ऑफ लालजी सिंह। लालजी सिंह एक बहुत इंपॉर्टेंट बोटेनिस्ट थे जो कि बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ जुड़े हुए थे। ओके, और कहीं ना कहीं अंडमान एंड निकोबार सेंटर ऑफ बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया में बहुत एक्टिव थे ये लालजी सिंह। ठीक है, उसके आगे बात की जाए, ये जो आपका स्पेसीज है पोर्टुलाका लालजी, इसको IUCN की लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पेसीज के अंदर भी रखा गया है। इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर की जो थ्रेटेंड लिस्ट है उसके अंदर भी रखा गया है इस पोर्टुलाका लालजी को डाटा डेफिशिएंट कैटेगरी में। अब आप बोलोगे सर डाटा डेफिशिएंट कैटेगरी क्या होती है? तो मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं जिसका थंबनेल आपके सामने है, IUCN कंजर्वेशन क्राइटेरिया ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इस वीडियो को जाके देखिए, यहाँ पे मैंने हर प्रकार के जो भी आपका कहते हैं ना कि क्लासिफिकेशन है कि जो इंडेंजर्ड स्पेशीज है उनका क्लासिफिकेशन किस हिसाब से है, तो कोलैप्स्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, वल्नरेबल, नियर थ्रेटेंड, लीस्ट कंसर्न, डाटा डेफिशिएंट, नॉट एवेलुएटेड, ये सब मैंने समझाया है। IUCN के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है, तो इस वीडियो को जरूर देख लें जाके। जनरल स्टडीज पेपर 3 में बायोडाइवर्सिटी और एनवायरमेंट में ये चीज आपको काम आएगी। फिर नेक्स्ट टॉपिक, इंडिया टू बिकम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन 2025। देखिए भाई, इंडिया 5वीं नंबर की लार्जेस्ट इकोनॉमी 2019 में भर गई थी। अब याद रखिएगा ये जो डाटा है ना, ये परचेजिंग पावर पैरिटी पे बात नहीं हो रही, नॉमिनल बेसिस बात हो रही है। परचेजिंग पावर पैरिटी में तो हम जापान को भी पीछे छोड़ चुके हैं। अब आप बोलोगे परचेजिंग पावर पैरिटी और नॉमिनल बेसिस में जीडीपी अलग क्यों होती है? तो मान लीजिए दोस्तों कि एक पेन खरीदा आपने, वो पेन आपको इंडिया में हो सकता है 5 से 10 रुपए का मिल जाए, लेकिन वही पेन जब हो सकता है आप यूएसए में खरीदने जाओ तो आपको $1 का मिले। तो जो पेन इंडिया में 10 रुपए का मिल रहा है वो हो सकता है कि यूएसए में 60 रुपए का मिले या 70 रुपए का मिले, या हो सकता है 50 रुपए का मिले। तो अब यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है? एक चीज जो कि इंडिया में 10 रुपए की मिल रही है वो यूएसए में 50-60 रुपए की मिल रही है। मतलब यूएसए के जो लिविंग स्टैंडर्ड्स है ज्यादा है, तो जब लिविंग स्टैंडर्ड ज्यादा है, चीजों की कॉस्ट ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली उनकी इकोनॉमी ज्यादा हो जाएगी। लेकिन ये एक पोटेंट तरीका नहीं है इकोनॉमी को कंपेयर करने का, क्योंकि वही चीजें इंडिया में सस्ती मिल रही हैं। तो जो दाम होते हैं, ठीक है, चीजों की यूटिलिटी के हिसाब से जो दाम होते हैं, उन दामों को अगर आप कंट्री वाइज कंपेयर करके किसी एक कंट्री की जीडीपी को एडजस्ट कर दो, तो इंडिया की जीडीपी फॉर एग्जांपल अगर $2 ट्रिलियन है नॉमिनल बेसिस पे, तो हो सकता है कि परचेजिंग पावर पैरिटी बेसिस पे वो $5 ट्रिलियन की हो जाए। क्योंकि $5 ट्रिलियन में यूएसए में जितना सामान खरीदा जा सकता है उतना सामान इंडिया में $2 ट्रिलियन में खरीदा जा सकता है। समझ गए मेरा पॉइंट को? इसीलिए परचेजिंग पावर पैरिटी के बेसिस पे इंडिया बहुत ऊपर है, तीसरे नंबर की सबसे बड़ी जीडीपी वाली इकोनॉमी है इंडिया। लेकिन यहां बात हो रही है नॉमिनल बेसिस पे, यानी एब्सोल्यूट बेसिस पे क्या जीडीपी इंडिया की, उसके बारे में बात हो रही है। तो भैया 2019 में इंडिया 5वें नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई थी, यूके को क्रॉस कर दिया था, यूके 6ठे नंबर पे आ गई थी। अब हुआ ये कि पैंडेमिक आया, पैंडेमिक के साथ साथ इंडिया की जो करेंसी है ना रुपी, वो भी डीवैल्यू हुई है, जिसके चलते यूके ने इंडिया को फिर से पीछे छोड़ दिया और इंडिया 2020 में 6ठी बिगेस्ट इकोनॉमी बन गई है। और आगे आने वाले समय में बोला जा रहा है 2025 तक इंडिया फिर से यूके को पीछे छोड़ के दुनिया की 5वीं नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। 2030 तक दुनिया की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। तो अभी के लिए यूके को जो 2019 में इंडिया ने पीछे छोड़ दिया था, वो वापस इंडिया क्यों यूके के पीछे आ गया? क्यों? क्योंकि करेंसी डिवैल्यूएशन के चलते भी हमारी ओवरऑल इकोनॉमिक फिगर्स पे फर्क आया है और पैंडेमिक के चलते भी फिगर आया है। आगे देखा जाए तो ये जो पूरा फोरकास्ट दिया जा रहा है किसके द्वारा दिया जा रहा है? तो ये दिया जा रहा है सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च वाला, CEBR द्वारा दिया जा रहा है। CEBR, सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च, एक एनुअल रिपोर्ट पब्लिश करता है। उस एनुअल रिपोर्ट में ही ये सारी बातें बोली गई हैं। इसका फोरकास्ट ये बोलता है कि इंडिया की इकोनॉमी 2021 में 9% से बढ़ेगी, 2022 में 7% से बढ़ेगी, 2035 तक इंडिया की इकोनॉमी 5.8% से बढ़ेगी, 2027 में इंडिया की इकोनॉमी जर्मनी को पीछे छोड़ देगी, 2030 तक इंडिया की इकोनॉमी जापान को पीछे छोड़ देगी। दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज की बात की जाए तो अभी आपको पता है नंबर 1 पे यूएसए, नंबर 2 पे चाइना है। पहले बता दूं, परचेजिंग पावर पैरिटी के बेसिस पे चाइना यूएसए को बहुत पहले पीछे छोड़ चुका है। तो अब बोला जा रहा है कि पहले ये अंदेशा था कि 2033 तक चाइना यूएसए को पार करके दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, लेकिन अब बोला जा रहा है कि हो सकता है 2028 तक, यानी इसी CEBR की रिपोर्ट में बोला गया कि हो सकता है कि 2028 तक चाइना यूएसए को पीछे छोड़ के दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाए। जनरल स्टडीज पेपर 3 में इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटेड टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, इसमें आपको ये चीजें काम आएंगी। फिर आज की लास्ट न्यूज, यूएस न्यू बिल ऑफ तिब्बत। भैया डोनाल्ड ट्रंप जाते जाते सारा ही बंटाधार कर देंगे यूएस चाइना के रिलेशन का। अच्छा भी है इंडिया के लिए, तो फायदे की बात है। तो रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट के सेनेट ने
तिब्बतन पॉलिसी एंड सपोर्ट एक्ट ऑफ 2020 को पास कर दिया है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में यह बिल जनवरी 2020 में ही पास हो गया था। तो ये जो तिब्बतन पॉलिसी एंड सपोर्ट एक्ट 2020 है, ये बेस्ड है तिब्बत पॉलिसी एक्ट ऑफ 2002 पे। ये तिब्बतन पीपल के सारे एस्पेक्ट्स को एड्रेस करता है, उनके फंडामेंटल राइट्स की बात करता है, एनवायरमेंटल राइट्स की बात करता है, ह्यूमन राइट्स की बात करता है, रिलीजियस फ्रीडम की बात करता है, तिब्बतन डेमोक्रेसी की बात करता है। और ये बातें बहुत बड़ी हैं, क्योंकि तिब्बत आता है चाइना के अंदर में, और चाइना के अंदर किसी भी प्रकार की कोई डेमोक्रेसी नहीं है, वहां केवल एक की चलती है, और वो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के सरगना अभी है जी जिनपिंग, जो अपने हिसाब से आयरन हैंड से उसको चलाते हैं। तो यहाँ पे वो तिब्बतन जो कि चाइना के अंदर रहते हैं, तिब्बत के अंदर रहते हैं, यहाँ पे तिब्बत को चाइना से एक्चुअली में एक अलग दिखाया जा रहा है। तो जो लोग तिब्बत में रहते हैं या फिर जो ग्लोबली सेटल्ड हैं, यानी इंडिया में सेटल्ड हैं या किसी दुनिया के दूसरे भाग में सेटल्ड हैं, उनको स्ट्रॉन्ग करना। यहाँ पे हिज होलीनेस दलाई लामा के बारे में पॉजिटिव बात कर रहा है यूएसए, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को प्रमोट करने की बात कर रहा है तिब्बत में, ठीक है। यहाँ पे बात कर रहा है कि जो तिब्बत की जो एग्जाइल कम्युनिटी है जो कि इंडिया में रहती है, वो अपने लिए सेल्फ गवर्नेंस का मैकेनिज्म लेके आ सकती है, ठीक है। और ये एक्ट एक्नॉलेज करता है सेंट्रल तिब्बत एडमिनिस्ट्रेशन को एज अ लेजिटिमेट इंस्टीट्यूशन। अब आप सोचो दोस्तों कि ये एक बहुत बड़ी बात है। चाइना को यह कभी भी पसंद नहीं आएगा कि कोई दूसरे देश का, मतलब कोई दूसरा देश तिब्बत में किसी भी प्रकार का इंटरफेरेंस करे यहाँ, लेकिन यूएसए ओपनली यहाँ पे तिब्बत के प्रो स्टांस दिखा रहा है। अगर 1950 में यूएस ने ऐसा स्टांस दिखाया होता तो तिब्बत आज एक अलग कंट्री होता, चाइना उसके ऊपर कभी भी कब्जा नहीं कर पाता। लेकिन अब बातें काफी बिगड़ चुकी हैं। इस एक्ट में यह भी बोला गया है कि तिब्बतन प्लेट्यू के एनवायरनमेंट को बचाने की बात की जाएगी, वाटर रिसोर्सेज को बचाने की बात की जाएगी। तो ये सब बातें यहाँ पे बोली गई हैं। तो ये था आज का एनालिसिस दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छा, एक और बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये एक्ट ये भी बोल रहा है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स कंसुलेट इन द कैपिटल ऑफ तिब्बत लासा। अभी ये हो गया ना, तो भैया जंगी हो जाएगी अमेरिका और चाइना के बीच में। तो मतलब चाइना को जिस हद तक परेशान कर सकते हैं, पेस्टर कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो कर रहे हैं। यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि तिब्बत की कैपिटल लासा में यूनाइटेड स्टेट्स का कंसुलेट खोलेंगे। अब अगर आप तिब्बत को एक सेपरेट एंटिटी मान के काम कर रहे हो, चाइनीज गवर्नमेंट से अलग, चाइनीज गवर्नमेंट को चिढ़ाने के लिए, तो क्या लगता है कि चाइनीज गवर्नमेंट कभी भी तिब्बत में एक अलग से कोई कंसुलेट खोलने देगा? ऑब्वियसली नहीं खोलने देगा। जनरल स्टडीज पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस में ये चीज आपको काम आएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हैव अ ग्रेट डे।